नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में हमारी पहली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित युवा अटल महाकुंभ है, जिसका उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए राजनाथ सिंह ने एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी के प्रस्ताव पर दहेज में पूरा पाकिस्तान मांग लिया था। तो वहीं योगी आदित्यनाथ अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहते हैं कि अटल जी की याद में आयोजित इस कार्यक्रम का भव्य स्वरूप प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारी दूसरी खबर रहेगी उत्तर प्रदेश से ही, जहां लखनऊ बैंक लूट कांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने ढेर कर दिया। इनमें एक आरोपी को गाजीपुर में तो दूसरे को चिन्हट में मारा गया। बता दें, इन दोनों आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। इसके बाद हमारी चौथी खबर पंजाब से है, जहां अभी कुछ दिन पहले अमृतसर के गोल्डन टेंपल में सुखबीर सिंह बादल पर जिस तरीके से हमला हुआ, इसे लेकर सांसद हरसिमरत कौर ने अपनी चिंता जाहिर की और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। और इन तमाम खबरों के बाद बात हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में हुई बर्फबारी की करेंगे। इन पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। कई जगह पर बर्फबारी की वजह से पर्यटकों के लिए मुसीबत भी खड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर। आप कहीं मत जाइए, अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात लखनऊ में आयोजित अटल महाकुंभ की करते हैं, जिसमें शिरकत करने पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अपने तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। लेकिन इस दौरान राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी इस दौरान सुनाया। और क्या कुछ इस दौरान बातें हुई, कहा गया, जरूर देखें। इरादों से अटल और व्यक्तित्व के धनी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उनके साथ बिताए हुए अपने अनुभव को साझा किया। अभिभावक के रूप में भी मुझे विशेष रूप से उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनके मार्गदर्शन में ही उन्होंने एक अपनी शख्सियत भारत की राजनीति में बनाई है। मंत्रिमंडल में भी उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है और एक बार जिस समय एक वोट से सरकार भारत की संसद में उनकी गिर गई थी, उनके भाषण को हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले जो हमारे भारतीय मूल के लोग थे, उन्होंने सुना और मैं कह सकता हूँ वो अद्भुत भाषण था। भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सरकार को बचाने के लिए मैं किसी पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार नहीं बचाना चाहूँगा, यह हमारा इकबाल कभी से स्वीकार नहीं करेगा। यह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और कहे अभी कहा था, सरकारें आएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ऐसा विराट व्यक्तित्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी का एक किस्सा देश भर में काफी मशहूर है, जिसमें एक पाकिस्तानी पत्रकार शादी को लेकर सवाल पूछती है, जिसका जवाब देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने दहेज में पाकिस्तान मांग लिया था। अटल महाकुंभ को संबोधित करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वो किस्सा भी सुनाया। एक बार पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, प्रेस के लोग मौजूद थे। उसमें एक प्रेस की
महिला ने खड़े होकर यह कहा कि अटल जी, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, एक शर्त पर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। गजब की वो अभी महिला थी। शर्त हमारी यह है कि यदि आप हमको मुंह दिखाई में कश्मीर दे दो तो हम आपसे शादी करने को तैयार हैं। तो चटपट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। यह कहकर पूरे माहौल को हल्का करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कार्यक्रम अटल जी के प्रति प्रदेश और देश के प्रेम को व्यक्त करता है और इसका भव्य स्वरूप प्रयागराज कुंभ में देखने को मिलेगा। आज का यह युवा कुंभ उन स्मृतियों को ताजा कर रहा है जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ती है। हम सब जानते हैं कुंभ भारत की पहचान है। भारत की सनातन आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति का समागम है और उस महासमागम का एक दृश्य जो हमें 13 जनवरी से 26 फरवरी में प्रयागराज की धरती में देखने को मिलेगा, उसकी एक झांकी आज यहां पर प्रशासन के साथ मिलकर के यहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों ने माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने दिया है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ का न्योता लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता चंडीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को कुंभ पधारने का निमंत्रण दिया। इस दौरान सूर्या समाचार से खास बातचीत में नंद गोपाल गुप्ता ने पूरे प्रदेश के लोगों से अपील की है कि अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था दिखाते हुए प्रयागराज महाकुंभ में जरूर पहुंचे। 2019 का जो कुंभ था उसमें 24 करोड़ लोग आए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ हुआ, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। इस बार महाकुंभ है, इसमें 40 से 45 करोड़ लोग आने की संभावना है। तो इसको और बेहतरीन करने के लिए, इसको और अच्छा बनाने के लिए केंद्र सरकार ने दिल खोल करके बजट देने का काम किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने बजट देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते इसकी वीकली समीक्षा भी करते रहे और अब सज के तैयार है। 13 जनवरी को कुंभ का आगाज़ और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन, मकर संक्रांति से शुरुआत है और शिवरात्रि के दिन से उसका समापन है। तो मैं अपील करने आया हूँ, माननीय हम राज्यपाल जी को आमंत्रित किया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूँगा, अभी माननीय मंत्रीगण से भी मिलूँगा और आपके चैनल के माध्यम से आपको, आपके परिवार को, मम्मी पापा, बुजुर्ग लोगों की बड़ी इच्छा होती है ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाने की। आप सब लोग आइए, इससे चूकिए मत, यही मैं आपसे प्रार्थना और याचना करने आया। बता दें कि इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। और हल्की बारिश के बाद भी युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात यूपी पुलिस को अपराधियों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी की करेंगे। लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक का लॉकर काटकर गहने लूटने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने ढेर किया। यूपी पुलिस के एक्शन का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि लूट की घटना के महज 4 घंटे के अंदर ही अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये योगी बाबा की पुलिस है साहब, जो अपराधियों को जहन्नुम पहुंचाने में देर नहीं लगाती है। लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक से अपराधियों ने 42 लॉकर लूट लिया, जिसकी सूचना पाकर एक्शन में आई यूपी पुलिस ने महज कुछ घंटों के अंदर इस अपराध में शामिल 2 अपराधियों को ढेर कर दिया।
पहला एनकाउंटर लखनऊ में रात के करीब 12 बजे हुआ, तो दूसरा लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर गाजीपुर के गहमर में सुबह करीब 4 बजे हुआ है। ये आज दिनांक 23 दिसंबर 2024 को सीपी सर की क्राइम टीम और थाना चिनहट की जो टीम है वो रेगुलर कॉम्बिंग करा रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान जब किसान पथ के पास चेकिंग हो रही थी और कॉम्बिंग हो रही थी तो एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बहुत ही अनियंत्रित स्पीड से पुलिस पार्टी की तरफ आते हुए दिखी। तो पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए। अनेक फायर में पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किए गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है तथा दूसरा व्यक्ति मौके से गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। उसके पास एक डायरी बरामद हुई है जिसमें उसकी पहचान सोबिंद कुमार नाम से हुई है। इनके पास भारी मात्रा में पीली और सफेद धातु के आभूषण और कुछ कैश बरामद हुआ है। गाड़ी में कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं कई अनेकों मात्रा में। पुलिस द्वारा घायल मजरूब को इलाज के लिए सीएचसी चिनहट रेफर किया गया था, जहां पे सीएचसी चिनहट से उन्हें आरएमएल में रेफर कर दिया गया है। घायल व्यक्ति का भी इलाज चल रहा है। जो भागा हुआ व्यक्ति है उसको पकड़ने के लिए अभी प्रयासरत हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में 7 बदमाश शामिल थे। इनमें 6 बिहार की और 1 लखनऊ का है। इन आरोपियों में 2 मारे जा चुके हैं और 3 गिरफ्तार हैं। लेकिन घटना का मास्टरमाइंड विपिन वर्मा अपने एक साथी के साथ फरार है। इन बदमाशों के पास से भारी मात्रा में जेवर, नकदी, पिस्तौल, एक कार बरामद हुआ है। बता दें कि बदमाश शनिवार रात चिनहट स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की दीवार काटकर अंदर घुसे थे और करीब 4 घंटे तक बैंक के अंदर रहे थे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घटी इस घटना को लेकर पुलिस पर भी कई सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने यह बता दिया कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर पंजाब से है, जहां कुछ दिन पहले सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर सांसद हरसिमरत कौर ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। इतना ही नहीं, हरसिमरत कौर ने सुखबीर सिंह बादल को हमले से बचाने वाले एएसआई जसबीर सिंह और एएसआई हीरा सिंह को राष्ट्रपति पुलिस मेडल देने की मांग भी की है। रिपोर्ट जरा देखें। पंजाब के बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने सुखबीर बादल पर हुए हमले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। इतना ही नहीं, हरसिमरत कौर ने उन पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित करने की बात की वकालत भी की है, जिन्होंने हमले के समय अपनी सूझबूझ से सुखबीर सिंह बादल की जान बचाई थी। सुखबीर सिंह बादल पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में उस समय पर हमला हुआ था जब सुखबीर बादल सेवादार की भूमिका में अपनी सजा पूरी कर रहे थे। बता दें कि पंजाब अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पहले ही पंजाब पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर चुके हैं। विक्रम मजीठिया ने कई वीडियो मीडिया के सामने रखे हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि नारायण सिंह चौड़ा अकेला नहीं था। उनके साथ देखा गया एक अन्य व्यक्ति बाबा धर्मा था, जो खुद आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब आपको तस्वीरों के जरिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ उत्तराखंड की सैर करवाते हैं, जहां भारी बर्फबारी के बाद सैलानियों और स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां बर्फबारी की वजह से पर्यटक फंसे हुए हैं, कुछ जान का और कुछ माल का नुकसान भी हुआ है। रिपोर्ट देखें।
चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। हरे भरे पेड़ों पर जमी बर्फ, बर्फ से ढकी सड़क, गाड़ियां और मकान। आसमान से गिरती सफेद फाहें और इस खूबसूरत पल का आनंद लेते पर्यटक। आप इन तस्वीरों को देखकर कह सकते हैं कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग की कल्पना हो सकती है तो वो हिमाचल प्रदेश है। राजधानी शिमला में भारी बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं स्थानीय व्यापारी भी बेहद खुश हैं। हालांकि इस बर्फबारी के बाद कई सड़कें भी बाधित हुई हैं, जिससे पर्यटकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को शिमला सहित लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, सिरमौर जिला के कई इलाकों में हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के इन्हीं जिलों में जो है ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात जबकि निचले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में हुए हिमपात के बाद 150 से ज़्यादा सड़कें जो है बाधित हो गई है। वहीं 3 NH भी बर्फबारी के कारण बाधित है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है, जिसके बाद जो है ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात और निचले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बीते कल प्रदेश में मौसम जरूर बिगड़ा, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी हुई, लेकिन जो निचले हिमाचल में जिस तरह से सूखे का एक दौर चल रहा था वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि कोई ज़्यादा बारिश जो है इस दौरान नहीं हुई है। हल्की बूंदाबांदी ही कल निचले जिलों सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में हुई है। तो संभावना है आगामी दिनों में जो है जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है 26 दिसंबर को जो है प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, जबकि 27 दिसंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके बाद जो है प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों पर एक बार फिर से बर्फबारी तो निचले इलाकों में जो है बारिश का दौर शुरू हो सकता है। बता दें कि हिमाचल में सीजन के दूसरे हिमपात के दौरान 5 जिलों में बर्फबारी हुई है। इनमें रोहतांग में सबसे ज्यादा 10 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है, जबकि मनाली, कुफरी, केलांग, डलहौजी सहित राजधानी शिमला में बर्फ के फाहे गिरे हैं। हिमपात के बाद अपर शिमला और किन्नौर जिला पूरी तरह राजधानी से कट चुका है, जिसकी वजह से करीब 1000 वाहन विभिन्न जगहों पर फंसे हुए हैं। शिमला जो वो राज्य का मुख्यालय है, वो अभी बाकी जो अन्य हमारे ज़िले हैं और दूसरे राज्य हैं उनके साथ उनका संपर्क जो है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। चंडीगढ़ से शिमला की ओर आने वाला मार्ग और कांगड़ा, बिलासपुर से शिमला की ओर आने वाला मार्ग जो है पूरी तरह से खुला है। हालांकि शिमला से ऊपरी क्षेत्र के लिए जाने वाले जो मार्ग हैं वो अभी बाधित हैं और जिसमें लिंक रोड जो हैं वो काफ़ी थोड़े प्रभावित हुए हैं, जिसमें से लगभग 112 जो लिंक रोड्स हैं वो हमारे अभी पूरी तरह से अवरुद्ध हैं और जिसको कि खोलने का काम जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है। यहाँ मेरी आप सबसे अपील रहेगी कि इन मार्गों पर अभी यातायात करने से जो है वो परहेज़ करें और जो पुलिस और प्रशासन के लोग जो इस कार्य को व्यवस्थित करने में लगे हैं उनका सहयोग करें, अपनी जान को भी खतरे में ना डालें और दूसरों के लिए भी कोई इसमें समस्या ना हो, ऐसा हमें मिलजुल करके प्रयास करना है। वहीं बर्फबारी को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने लोगों से अपील की है कि वे बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और एहतियात बरतें। वर्ष का जो है वो अंतिम हफ्ता भी प्रारंभ होने वाला है और एक तरह का फेस्टिविटी का माहौल शिमला के अंदर है, तो उसमें सभी पर्यटकों से भी मेरा ये आह्वान है और स्थानीय जनता से भी मेरा आह्वान है, क्योंकि हमारे पास रोड्स की लिमिटेशन है और इसमें ट्रैफिक फ्लो बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। उसके लिए हम बार बार सबसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि एक तो थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ हम इसमें बढ़ने की ज़रूरत है, अननेसेसरी ओवरटेकिंग ना करें, गाड़ी के जो हमारे शीशे रहते हैं उससे बाहर ना निकलें और जगह जगह पर गाड़ियां रोक करके जो है वो अननेसेसरली स्वयं के लिए और बाकी लोगों के लिए भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। ये तस्वीर लाहौल स्पीति और अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल समेत ऊंचाई वाले इलाकों की है, जहां भारी बर्फबारी की वजह से पूरा क्षेत्र सफेद चादर में लिपटा हुआ है। भारी ठंड की वजह से लोगों का घर से निकलना दूभर है। नदी नाले और प्राकृतिक जल स्रोत जम चुके हैं, जिससे पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है।
वहीं मौसम विभाग ने आगामी 27 दिसंबर तक शीतलहर और कड़ाके की ठंड जारी रहने की संभावना जताई है। बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर भी शीतलहर की चपेट में है। इस वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। खासकर उन मजदूरों का काम प्रभावित हो रहा है जो दूसरे प्रदेश से यहाँ काम की तलाश में पहुँचे हैं। हालात बहुत खराब हो गई है, सड़क की गाड़ियाँ स्लिप कर रही है, पूरा जम चुका है, कोई सड़क पे ब्रेक नहीं लग रही है, कुछ नहीं, आदमी फिसल रहा है। लगाने आता है पानी की तरफ, आग के सहारे हम यहाँ पे रह रहे हैं, आग जला के फिर जाके काम चलता है यहाँ पे। और सर्दी इतनी है सर, नाले तक पानी ही नहीं आ रहा है, वो पीछे जम गया है सारा पानी। नलकी की वो पाइप लगी है उसमें भी वो कोरा लगा हुआ है, आइस बनी हुई उसकी भी। इधर बहुत जी मुश्किल है सर्दी में काम करना। हम डिस्ट्रिक्ट रामबन से आए हैं, तहसील उकड़ाल से। हम इधर पेर पंचाला इलाका पड़ता है, ये रिजौरी से थाना मंडी के लिए रोड निकलता है जी। इधर आग भी सेकते हैं हम और काम भी करते हैं दिन को, तो इधर काम उतना ही निकलता है। समझ काम जितना निकलना चाहिए उतना काम नहीं निकलता है, तो फिर भी हम शुक्रिया कि काम हम अपने हिसाब से अंजाम देते हैं। वहीं श्रीनगर की बात करें तो डल झील के ऊपर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिससे नौका चलाने वाले नाविक काफी परेशान हो रहे हैं। लेकिन पर्यटक इस मौसम का भरपूर आनंद लेते दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आज इसमें देखने के लिए मिला कि काफी मोटी परत जमी हुई है। हम राजस्थान से आए हैं, कश्मीर के अंदर पहली बार विजिट किया, बहुत ही अच्छा लगा। कल हम पहलगांव गए थे, वहाँ पर हमने काफी पॉइंट घूमे, वहाँ पर भी बर्फबारी देखने के लिए मिली। और उससे पहले हम सोनमार्ग गए थे। जैसा कि बोलते हैं कि कश्मीर एक स्वर्ग है, वाकई में एक जन्नत से भी बढ़कर स्वर्ग। बहुत अच्छा लगा कश्मीर आकर। 21 तारीख को कश्मीर आए थे, तो 21 तारीख को यह बताया गया कि 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है श्रीनगर में ठंड का, और वो हमें महसूस करने को मिला, एक्सपीरियंस करने को मिला। और जो डल झील है वो पूरी एक बर्फ जैसा जम गई है, और इसकी अभी काफी मोटी बर्फ हो चुकी है जो इजीली नहीं टूटती है। आप देख सकते हैं कि ये अपने चप्पू से बर्फ तोड़ रहे हैं। और जो हमने सुना था कि पूरे भारत का कश्मीर एक वर्ल्ड में एक जन्नत माना जाता है, वो हमने आज देख लिया है। कुल मिलाकर पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी कहीं मुसीबत खड़ी कर रही है तो कहीं पर्यटक और व्यवसाय को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन सावधानी भी बरतनी बेहद जरूरी है, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से बार बार अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने बिग न्यूज बिग शो के जरिए वो तमाम बड़ी खबरें देखी जो सोमवार को दिन भर सुर्खियों में थी। कल फिर ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपके बीच में आएंगे और बिग न्यूज बिग शो में वो तमाम खबरें दिखाएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अभी के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।